तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं हम लोग आज केंद्र राज्य संबंधों पर अपना अगला लेक्चर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने केंद्र राज्य संबंधों के बारे में बहुत कुछ देखा, इनके संबंधों के बारे में, जैसे वित्तीय संबंध, प्रशासनिक संबंध, कार्यकारी संबंध, है ना, विधायी संबंध, इन पर चर्चा की थी। अब इसी लेक्चर में, इसी टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे आज हम लोग कि केंद्र राज्य संबंधों के बीच में तनाव के क्या मुद्दे हैं जिनसे केंद्र और राज्यों के बीच में तनाव उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा इन तनावों को सुलझाने के क्या उपाय हैं, है ना, और कुछ आयोग जो केंद्र राज्य संबंधों में सुधार हेतु गठित किए गए थे उनकी चर्चा करेंगे। सीधे बढ़ते हैं अपन टॉपिक में अपने। पहले मैंने लिख दिया है केंद्र राज्य संबंध में तनाव के मुद्दे। तनाव के मुद्दे क्या क्या आते हैं देखिए, तो पॉइंट वाइज लिख दिया है मैंने, इसको धीरे समझाते हुए चलूंगा, मैं समझ में आ जाएगा। बहुत पहले भी अपन पढ़ चुके हैं, आगे भी इनको पढ़ेंगे, तो शॉर्ट में बस लिख दिया है, समझाते हुए मैं आपको आगे बढ़ूंगा। देखिए, पहला इसमें लिखा है मैंने राज्यपाल की नियुक्ति। अब राज्यपाल की नियुक्ति से केंद्र और राज्य के बीच में तनाव क्यों हो रहा है? तनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि जो राज्यपाल है वो राज्यों का संवैधानिक प्रमुख है। ठीक है कि राज्यों का संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा यानी केंद्र के द्वारा की जाती है। और वो कार्य किसके रूप में करता है? केंद्र के एक एजेंट के रूप में, यानी राज्य की जो प्रशासनिक गतिविधियां होती हैं इनकी जानकारी ये केंद्र को देता है। और राज्यपाल की अनुशंसा पर ही किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो इससे अक्सर जो राज्य होते हैं वो नाराज होते हैं, राज्य सरकारें जो है वो राज्यपाल के कार्यों से खुश नहीं होती है सामान्य तौर पर। अच्छा, जितने भी तनाव के मुद्दे हैं ये सबसे ज्यादा वहां दिखाई देंगे कि जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें हों। जैसे केंद्र में मान लीजिए कांग्रेस की सरकार है और राज्यों में अगर भाजपा की सरकार है, तब ये तनाव ज्यादातर उभरेंगे और तभी इसको अपन समझ सकेंगे अच्छे से। ठीक, तो ये तो हो गया राज्यपाल की नियुक्ति। फिर अगली चीज वही आ गई, राष्ट्रपति शासन। जब केंद्र किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देता है, इससे भी तनाव के मुद्दे बढ़ते हैं। इसलिए भी बढ़ते हैं क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो लगाया गया है वो राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित होकर लगाया गया है, न कि जो मूल कारण होते हैं राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के। यानी कि जब कोई राज्य अपने कार्यों में संवैधानिक रूप से विफल हो जाता है तब राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए, और वो भी तब जब उसके अलावा कोई विकल्प न बचे। लेकिन कई बार हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं अतीत के कि जब केंद्र सरकार ने छोटी मोटी गलतियों में ही, राज्य की छोटी मोटी गलतियां, छोटी मोटी असफलताओं के बाद ही उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया है। और ये भी कब देखा गया है? अक्सर जब केंद्र में कोई और सरकार और उस राज्य में किसी और दल की सरकार हो। ठीक, फिर राज्य में सशस्त्र बलों की तैनाती, इसको हम लोगों ने देखा है कि राज्य में जब केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती होती है और केंद्रीय सशस्त्र बल हैं तो केंद्र की ही सुनते हैं, तो राज्य का जो अधिकार क्षेत्र होता है उन पे अतिक्रमण हो जाता है। तो जब भी ऐसी तैनाती होती है तो केंद्र और राज्यों के बीच में तनाव बढ़ता है। सशस्त्र बल की तैनाती अगर देखेंगे तो मूल रूप से जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनमें कई राज्यों में जब उग्रवाद से निपटने के लिए सशस्त्र बलों की तैनाती की गई थी। ठीक, फिर अगली चीज, राज्यों के बीच वित्तीय आवंटन में भेदभाव। ये भी राज्य आरोप लगाते रहते हैं केंद्र के ऊपर कि केंद्र जो है भेदभाव करता है, किसी राज्य को बहुत ज्यादा पैसा देता है, यानी वित्तीय आवंटन में भेदभाव करता है, किसी को ज्यादा दे रहा है पैसे, ज्यादा धन दे रहा है, ज्यादा अनुदान दे रहा है, और किसी राज्य को कम दे रहा है। तो ये भी कहाँ देखा जाएगा? ज्यादातर ये कौन से राज्य लगाते हैं आरोप? वही भिन्न भिन्न दलों की सरकारें जहाँ पे हो। जैसे दिल्ली, जब से वहाँ पे सरकार बनी है आम आदमी पार्टी, तब से उनका ये आरोप लगातार चल रहा है कि केंद्र जो है वित्तीय आवंटन में क्या, हर मामले में दिल्ली राज्य से भेदभाव कर रहा है। इसी प्रकार अन्य राज्य भी हैं, तो इसके ये आरोप लगते रहते हैं। ठीक है, फिर अगली चीज, राज्य विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति। ये भी हमने देखा था पहले कि अगर राज्यपाल चाहे तो राज्य के जो विधेयक हैं इनको राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकता है। तो ये भी तनाव का मुद्दा है। तनाव का मुद्दा इसलिए क्योंकि जब राज्य के विधेयक हैं तो राष्ट्रपति के लिए आप क्यों उसको सुरक्षित रख रहे हैं? चुपचाप इसको या तो पास कीजिए या तो स्वीकृत कीजिए, तो आगे प्रक्रिया बढ़ती रहे। तो इससे भी तनाव भर के देखने को मिलता है। फिर राज्य सूची में केंद्र का अतिक्रमण, ये देख ही चुके हैं, ये कई कारण हो सकते हैं इसके। तो आर्टिकल
249 के तहत अगर राज्यसभा खुद ही ऐसा अनुरोध करे या किसी विषय को, उसको बोलते हैं कि राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, तो क्या होगा, फिर संसद उस पर कानून बनाएगी। तो एक तो ये, इसके अलावा आपातकालीन जब स्थिति होती है तब भी क्या होता है, जो केंद्र सरकार या संसद जो होती है वो राज्य सूची के किसी विषय पर भी नियम बना सकती है। तो इससे दोनों के बीच में सीधी सी बात है, क्योंकि ये राज्यों का अधिकार क्षेत्र था राज्य सूची, और इसमें संसद या केंद्र सरकार अगर कोई कानून बनाएगा तो सीधी सी बात है कि तनाव उभरेगा, विवाद पैदा होगा। अगली चीज, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में नहीं है। ये भी हमने देखा था 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां, और उनमें जो विषय बच गए, उन तीनों विषयों में उन तीनों सूचियों में जो विषय नहीं आए हैं वो सब के सब जाते हैं अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत, और पूरी की पूरी अवशिष्ट शक्तियां जो है ये केंद्र में नहीं है। ठीक, जबकि कुछ राज्यों को भी दे देना था इनको थोड़ा बहुत, या अमेरिका के संविधान की बात करें तो वहां तो अवशिष्ट शक्तियां जो है वो पूरी की पूरी राज्यों में नहीं थे, और भारत में केंद्र में नहीं था। ठीक, फिर अखिल भारतीय सेवाओं का प्रबंधन, अखिल भारतीय सेवाएं जो है ये भारत सरकार की, एक सीधे बोले तो केंद्र सरकार की ही सेवाएं हैं, लेकिन ये अपनी सेवाएं कहाँ देती हैं, भिन्न भिन्न राज्यों में। जो कार्डर प्रणाली है उसके तहत, जैसे एक राज्य की सेवा या आईएएस वगैरह आईपीएस वगैरह है, एक राज्य में चले गए, मान लीजिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, किसी भी राज्य में, तो आजीवन ये उसी राज्य में सेवाएं देते हैं। तो ये सेवाएं दे रहे हैं राज्यों को, जबकि है ये केंद्रीय सेवाएं, यानी केंद्र सरकार की सेवाएं। अब उनका रखरखाव प्रबंधन करना है राज्यों को, लेकिन ये अंतिम रूप से उत्तरदायी केंद्र के प्रति होते हैं। कौन? ये अखिल भारतीय सेवाओं के। यानी आप हमारे यहाँ हो, हमारे यहाँ सेवाएं दे रहे हो, लेकिन आप अंतिम रूप से उत्तरदायी मेरे प्रति नहीं हो, किसी और के प्रति हो, जिससे भी तनाव के मुद्दे और ज़्यादा बढ़ते हैं। फिर देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का राजनीतिक उद्देश्य के लिए प्रयोग, ये भी बहुत किया जाता है। जो देश का मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मुख्य रूप से ये जो होता है ये केंद्र सरकार के अधीन होता है। तो केंद्र सरकार कई बार क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग करती है, यानी अपने दल के प्रचार प्रसार के लिए, या ये कहें कि विरोधी दल के नकारात्मक प्रचार के लिए इनका दुरुपयोग किया जा सकता है। इससे भी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर संघ सूची में, चूंकि संघ 3 प्रकार की सूचियां जो हमने देखी थी 7वीं अनुसूची में, उसमें सबसे अधिक विषय जो है वो संघ सूची में रखे गए हैं, और संघ सूची में रखे गए विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संघ के पास यानी संसद के पास है। यानी यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि केंद्र सरकार ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। तो सीधी सी बात, तनाव होगा, राज्य बोलेंगे हमको तो आपने कुछ दिया ही नहीं, सब कुछ ही लेते चले गए हो। आगे देखिए, आपातकालीन उपबंधों का केंद्र द्वारा दुरुपयोग। चूंकि आपातकालीन, जब आपात की स्थिति होती है और आपातकाल लागू किया जाता है अनुच्छेद 352, 56 या 360 के तहत, तो केंद्र प्रभावी हो जाएगा राज्यों पर, है ना। केंद्र ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, और राज्यों के विषय पर भी न केवल कानून बना सकता है, विभिन्न प्रकार के निर्देश दे सकता है। तो और इसका कई बार दुरुपयोग भी किया जाता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कहीं पे चुनाव होने वाले हैं तो राज्यों में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लगा दो, ठीक, तब तक की स्थिति अपने अनुकूल नहीं हो जाती। तो इस प्रकार दुरुपयोग भी किया जाता है। अब देखिए, राज्यों द्वारा केंद्रीय योजनाओं की उपेक्षा, ये भी अक्सर देखने को मिलता है कि केंद्र सरकार ने कोई नई योजना लाई है, कोई बड़ी अच्छी योजना है, सभी को लग रहा है अच्छी योजना है, लेकिन कुछ राज्यों में अलग सरकार है, यानी केंद्र से भिन्न दल की सरकार है, तो वो उस योजना को लागू करना नहीं चाहते हैं। इससे नाम नहीं जुड़ा हुआ है योजना, प्रधानमंत्री फलाने ठिकाने योजना, उसको राज्य में अगर यूज करेंगे प्रधानमंत्री ये योजना, तो लोगों को मालूम है ये वाली योजना से जो लाभ मिल रहा है ये तो केंद्र सरकार दे रही है, यानी उस दल की सरकार दे रही है, हमारे राज्य की जो सरकार है उसमें इसका योगदान नहीं है। तो राज्य क्या चाहेंगे कि इस प्रकार की योजनाओं की उपेक्षा करने लगते हैं, फिर वो अपनी कोई योजना लाते हैं कि मुख्यमंत्री फलाने ठिकाने योजना वही रहेगी, लेकिन नाम बदल जाएगा, थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा, ठीक है, इस प्रकार के काम। और फिर अंत में केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग। ये केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं जो पूरे भारत में किसी की भी जांच कर सकती हैं, और ये होती है केंद्र सरकार के अधीन, जैसे सीबीआई, जैसे ईडी। तो इस तरह की एजेंसियों का दुरुपयोग भी देखा जाता है, जिससे राज्यों और केंद्र के बीच में तनाव बढ़ता है, ठीक। इस प्रकार कई और आप लोग भी डिराइव कर सकते हैं। जैसे जैसे आप पॉलिटी में पढ़ते जाएंगे, संसद और राज्यों की विधानसभाएं, इनके कार्य, इनके अधिकार क्षेत्र, टकराव, चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो ये तो हो गए विवाद के क्षेत्र। अब अगली चीज है
कि इन दोनों में यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच के संबंध जो हैं ये बड़े अच्छे बने रहें, सहयोगी बने रहें, है ना। इसके लिए भी कुछ उपाय किए जाने चाहिए। तो देखिए, अब इधर बात कर रहे हैं हम लोग केंद्र राज्य संबंधों में सहयोग व समन्वय व सहकारिता बढ़ाने के क्या क्या उपाय हैं। अब जो वहाँ पे कुछ हमको समस्या लग रही थी, दोनों के बीच में तनाव के मुद्दे लग रहे थे, उन्हीं में से कुछ यहाँ पे क्या हो जाएंगे, उन्हीं को अपन बात करेंगे कि ये तो सहयोग का मुद्दा है, भले तनाव हो गया। देखते हैं कैसे। देखिए, पहला आ गया आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 में क्या है? आर्टिकल 249 में बात की गई है कि जब राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है, तब उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास आ जाता है। तो हुआ क्या यहाँ पे? हुआ ये कि राज्य सूची का कोई विषय यानी राज्यों का अधिकार क्षेत्र, अब उस पर कानून कौन बना रहा है? कानून बना रही है संसद यानी कि केंद्र। तो एक तरह से तनाव भी है कि राज्य का विषय और कानून केंद्र बना रहा है, लेकिन खुद थोड़ी बना रहा है केंद्र। केंद्र तो तब बना रहा है जब स्वयं राज्यसभा ऐसा एक विधेयक या ऐसा प्रस्ताव पारित कर देती है। और राज्यसभा जो है वो राज्यों की ही सभा, यानी राज्यों की सभा जब स्वयं अनुरोध कर रही है, निवेदन कर रही है संसद से, तब बना रहा है। तो एक तरह से क्या कर रहा है? सहयोग कर रहा है इसका केंद्र राज्यों का। अगला अनुच्छेद 252, यहाँ भी वही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? दो या दो से अधिक राज्य अनुरोध कर रहे हैं कि इस विषय पर, फलाने फलाने विषय पर संसद कानून बनाए। तो यहाँ भी यानी कि राज्यों के अनुरोध पर केंद्र कानून बना रहा है, यानी केंद्र सहयोग कर रहा है राज्यों का। ठीक है, फिर आगे देखेंगे तो अनुच्छेद 274, यहाँ पे क्या है? अनुच्छेद 274 में ये है कि मान लीजिए जब संसद की बात होती है, वहाँ कोई ऐसा विषय है जो राज्यों के वित्तीय विषयों से संबंधित है, जो वित्तीय अधिकारों को प्रभावित करता है राज्यों के। तो इस प्रकार के विधेयकों को लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए। राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी तभी वो विधेयक संसद में आएगा। तो ये ही वो बात कर रहा है राज्यों के हित की। ठीक, फिर अंतर्राज्यीय परिषद के गठन आर्टिकल 263 के तहत ये अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है ना। इससे क्या होगा? अंतर्राज्यीय परिषद में है कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और जो भी उनके राज्यपाल वगैरह हैं ये सदस्य होंगे, प्रधानमंत्री सदस्य होंगे, और ये लोग बैठक करेंगे। आपसी जो भी मुद्दे हैं, न केवल तनाव के बल्कि सहयोग के, आगे बढ़ने के, साझा हितों की चर्चा करेंगे और उन पर आगे बढ़ेंगे। तो सहयोग और समन्वय बढ़ाने के लिए अंतर्राज्यीय परिषदों का गठन किया जाता है। इसी प्रकार अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों को निपटाने के लिए भी संसद को अधिकार दिया गया है कि वो न्यायाधिकरण गठित कर दे, और न्यायाधिकरण गठित कर देगा। ये जो न्यायाधिकरण हैं ये शीघ्र ही इनके दो या दो से अधिक राज्यों के बीच नदी जल का जो बंटवारा है उसके संबंध में ये निर्णय दे देंगे, जो सभी के लिए मान्य होगा। तो ये भी सहयोग कर रहा है एक तरह से, नहीं तो राज्य आपस में लड़ते रह जाएंगे। ठीक, फिर संयुक्त लोक सेवा आयोग ये भी है। जब दो या दो से अधिक राज्य केंद्र से ये अनुरोध करें कि भैया हमको एक संयुक्त लोक सेवा आयोग चाहिए, तो दो या दो से तीन राज्य हैं जो इन सभी के लिए वो लोक सेवा आयोग या जिसको बोलते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के तहत कार्य करें। ठीक, फिर सहायता अनुदान, केंद्र सहायता अनुदान भी देता है। आर्टिकल 275 और 282 के तहत पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, विधिक अनुदान और विवेकाधीन अनुदान, वही चीज है। और फिर नीति आयोग जिसने योजना आयोग का स्थान लिया है। नीति आयोग का भी जो मुख्य कार्य यही है कि केंद्र और राज्यों के बीच में समन्वय और विभिन्न राज्यों के मध्य में समन्वय प्रतिस्पर्धा स्थापित करे और सभी लोग आगे बढ़ें, अपने विकास के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ते रहें। ठीक, ये तो हो गई चीज। इसके अलावा भी अलग से भी कुछ है, जैसे राष्ट्रीय एकता परिषद, राज्यपालों का सम्मेलन, मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन, गृह मंत्रियों का सम्मेलन, गृह सचिवों का सम्मेलन, इनका सम्मेलन आयोजित किया था। जैसे मान लीजिए राज्यपाल, तो सभी राज्यों के राज्यपाल आएंगे, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे, चर्चा करेंगे आपस में क्या साझा विषय हैं हमारे। और जब मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन होगा तो वहाँ प्रधानमंत्री भी होंगे। ठीक, और उनसे बातें करेंगे, न केवल अपनी समस्याओं को बताएंगे बल्कि ऐसे कुछ मुद्दे बताएंगे जिससे राज्य और केंद्र दोनों को लाभ हो सकता है। इनकी चर्चाएं होंगी और लोग समन्वय से, सहयोग से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये तो हो गए अपने
केंद्र राज्य संबंधों में सहयोग व सहकारिता बढ़ाने के उपाय। अब देखेंगे हम लोग कि केंद्र राज्य संबंधों में यही चीज जो थी, जो संविधान में लिखित थी, कुछ चीजें ज्यादातर जो तो आर्टिकल में मैंने लिख दिया लगभग वही सब है, कुछ अलग से हैं। इसके अलावा विभिन्न आयोग गठित किए गए, विभिन्न समितियां गठित की गई, जिनका मुख्य कार्य यही था कि केंद्र और राज्यों के संबंधों पर विचार करें और सुझाव दें कि कैसे इनको आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक, तो अब देखते हैं प्रमुख आयोग। इसमें नंबर 1 में लेंगे हम लोग प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रशासनिक सुधार आयोग जो है, देखिए गठन किया गया इसका 5 जनवरी 1966। अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई और उद्देश्य देश की प्रशासनिक व्यवस्था की जांच हेतु ये गठित किया गया था। अब प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिशें क्या क्या दी हैं, देखिए एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाए। एक अंतरराज्यीय परिषद का, यहाँ पर हमने देखा था, अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाए किसके तहत, आर्टिकल 263, आर्टिकल 263 के तहत अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाए, जो राज्य और राज्य मतलब विभिन्न राज्यों के बीच में सहयोग और केंद्र से समन्वय स्थापित करने का कार्य करे। और फिर ये गठित कर दिया गया। ये वीपी सिंह की सरकार ने 1990 में अंतरराज्यीय परिषद का गठन कर दिया गया। फिर देखिए, फिर हमने देखा था वहाँ विवाद के मुद्दे क्या थे, राज्यपाल की नियुक्ति। यहाँ पे क्या बोल रहा है, राज्यपाल के रूप में एक गैर दलीय व्यक्ति की नियुक्ति की जाए, मतलब वो किसी दल से संबंधित या दल की विचारधारा से प्रेरित व्यक्ति ना हो। ठीक है, इस प्रकार के व्यक्ति की नियुक्ति किया जाए। हालांकि उसको प्रशासन का, सार्वजनिक सेवा का लंबा अनुभव होना चाहिए। फिर राज्यों को अधिकतम शक्तियां हस्तांतरित कर दी जाएं, तो विवाद थोड़े कम हो ही जाएंगे। राज्यों को अधिकतम वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए जाएं ताकि केंद्र पर उनकी निर्भरता कम हो जाए। बार बार वो अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए केंद्र का मुंह न देखें। राज्य खुद ही इतने सक्षम हो जाए कि उनको केंद्र की जरूरत कम से कम पड़े। आगे, राज्यों के अनुरोध या अति आवश्यक होने पर ही राज्य में केंद्रीय सशस्त्र बलों की नियुक्ति की जाए। तो ये तो बात थी अपनी प्रशासनिक सुधार आयोग। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए तो अब आगे देखते हैं हम लोग। ये देख लिया था प्रशासनिक सुधार आयोग। अब अगला जो आयोग है ये है सरकारी आयोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट आयोग माना जाता है ये सरकारी आयोग। इसका गठन हुआ था मार्च 1983 में और इसके जो अध्यक्ष थे, जिनके नाम पे इस आयोग का नाम पड़ा सरकारिया, वो थे RS सरकारिया। ये RS सरकारिया कौन थे, उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश थे। ठीक है, इन्होंने केंद्र राज्य संबंधों पर अध्ययन किया और इनकी प्रमुख सिफारिशें मैंने नीचे लिख दी है। हालांकि इन्होंने दी थी 247 के आसपास, यानी 250 के आसपास सिफारिशें दी थी। और खास बात यह है कि इन 250 सिफारिशों में से 180 के आसपास सिफारिशें केंद्र सरकार द्वारा मान ली गई हैं। देखिए प्रमुख सिफारिशें, अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाए, 1990 में सरकार द्वारा कर दिया गया, पहले ही कर दिया गया था मतलब। ठीक, अब आगे अनुच्छेद 356 का सृजन। चलिए अब आगे देखते हैं अगले जो आयोग है। अगला जो आयोग है उसका नाम है सरकारी आयोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट आयोग है। इसका गठन किया गया है मार्च 1983 में। अध्यक्ष हैं इसके RS सरकारिया, इन्हीं के नाम पे इस आयोग का नाम पड़ा है। ये RS सरकारिया जो है ये उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है, अब इस आयोग की प्रमुख सिफारिशें, अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाए, कर दिया गया। 1990 में अंतरराज्यीय परिषद का गठन कर दिया गया। अगली सिफारिश, अनुच्छेद 356 का प्रयोग अत्यंत सावधानी पूर्वक, अनुच्छेद 356 यानी राज्यों में राष्ट्रपति शासन जब लगाया जाए तो केंद्र उसमें अत्यंत सावधानी बरते और अंतिम विकल्प के रूप में ही राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जाए। ठीक, अब आगे देखते हैं अखिल भारतीय सेवाओं का सुदृढ़ीकरण किया जाए। अच्छा देखिए, अखिल भारतीय सेवाएं जो थी इनको अपन ने देखा था तनाव के मुद्दे में, लेकिन तो जब तनाव के मुद्दे की बात आई कि अखिल भारतीय सेवाओं से राज्य और केंद्रों के बीच में तनाव उत्पन्न होता है, तो ये विवाद उत्पन्न हुआ कि क्या अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर दिया जाए।
तब सरकारी आयोग क्या बोल रहा है कि अखिल भारतीय सेवाओं के समाप्ति के बाद तो छोड़िए, इनको और सुदृढ़ किया जाए एवं इस प्रकार की यानी अखिल भारतीय सेवाओं की तरह की अन्य सेवाओं का सृजन किया जाए। अगला, केंद्रीय सशस्त्र बलों की नियुक्ति में राज्यों से परामर्श लेना ही चाहिए, पहले देख चुके हैं इसको। फिर राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री से सलाह की जो व्यवस्था है इसको संविधान में स्थापित कर दिया जाए, इस व्यवस्था को, ठीक है। फिर राज्य विधेयक का राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने पर कारण बताया जाए। जब कोई राज्य का विधेयक जब राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर लेता है तब उसका कोई ठोस कारण राज्य विधानसभा को ही बताया जाए कि ऐसा क्या कारण था कि इस विधेयक को या राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति की अनुशंसा या अनुमति के लिए आरक्षित कर लिया गया, ठीक। फिर त्रिभाषा फार्मूला अपनाया जाए। त्रिभाषा फार्मूला है मतलब एक भाषा तो उस राज्य की जो भी क्षेत्रीय भाषा हो, दो अन्य, एक तो हिंदी हो सकती है, एक विदेशी भाषा हो सकती है, इस तरह की। ये त्रिभाषा फार्मूला भी अपन देख रहे हैं कि जो अभी नई शिक्षा नीति है इसमें केंद्र सरकार ने त्रिभाषा फार्मूला को अपना लिया है। फिर अगली चीज, क्षेत्रीय परिषदों का गठन, इसका गठन भी आगे चल के कर दिया गया है। फिर राज्यपाल के कार्यकाल को बिना कारण बाधित न किया जाए। इससे कई बार क्या होता है कि राज्यपाल नियुक्त है पहले और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति यानी केंद्र द्वारा। तो केंद्र में मान लीजिए किसी एक दल की सरकार है, ए दल की सरकार है, तो वो ए दल के ही किसी व्यक्ति को राज्यों में राज्यपाल नियुक्त कर देता है। लेकिन जैसे ही ए दल की सरकार मान लीजिए केंद्र में गिर गई, अब केंद्र में बी दल की सरकार आ गई, लेकिन राज्यों में भी चुनाव नहीं हुए हैं और राज्यपाल का कार्यकाल अभी 3 साल ही हुआ है। लेकिन ये जब बी दल की सरकार आएगी तो क्या करती है, राज्यपालों को हटा देती है। वही चीज बोल रहे हैं कि राज्यपाल के जो कार्यकाल है इसको बिना किसी ठोस कारण के बाधित न किया जाए, वो 5 वर्ष तक अपना आराम से कार्य करते रहे, ठीक। और फिर विधानसभा में बहुमत प्राप्त है और राज्यपाल से भी ये उम्मीद की जाती है कि जिस दलों को विधानसभा में बहुमत प्राप्त है उनको भंग ये न करें किसी राजनैतिक दुर्भावना से या राजनैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, ठीक। ये वाली बात हो गई। अब देखते हैं अपन अगला आयोग, तो ये है पुंछी आयोग। पुंछी जी कौन थे? पुंछी जी भी क्या है, ये मदन मोहन पुंछी जी हैं, जो कि ये भी उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश रहे हैं, बल्कि ये तो उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। आयोग का गठन हुआ है अप्रैल 2007 में। उद्देश्य वही था, नई परिस्थितियां हो गई तो केंद्र राज्य संबंध अब नए नए परिवर्तित हो रहे हैं, उसके अनुसार देखा जाएगा। सिफारिशें, राज्याधीन मामलों में केंद्र का संयम, यानी ऐसे मामले, ऐसे विषय जो राज्यों के अधीन है उनमें केंद्र हस्तक्षेप करने में अत्यंत संयम बरते। मतलब जब ऐसी स्थिति बन जाए कि और कोई विकल्प ना हो तभी ये उनमें हस्तक्षेप करे, ठीक। राज्यपालों की गैर राजनीतिक नियुक्ति, यानी राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है राज्यों में, तो केंद्र किसी ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करे जो कि राजनैतिक से कुछ दिनों से दूर हो और मूल रूप से क्षेत्रीय राजनीति से दूर हो। जिस राज्य में उसकी नियुक्ति की गई है उस राज्य में उसका राजनैतिक पृष्ठभूमि ना हो, इस प्रकार की, ठीक है। फिर राज्यपालों का कार्यकाल निश्चित कर दिया जाए, यानी 5 वर्ष तक राज्यपाल जो है वो अपना निश्चित रूप से अपने कार्यकाल या अपना सेवा का कार्य करें और उनको महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सके, ठीक। अगला, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति, राज्यपाल भी अपनी विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग न करें। विवेकाधीन शक्तियां इनको आर्टिकल 163 के तहत आगे और पढ़ लेंगे इसको। आपातकालीन उपबंधों का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में करे केंद्र, जब और कोई विकल्प न बचे तभी इनका प्रयोग करे। फिर अगला, राज्यसभा में सभी राज्यों को समान सीट दी जाए। अभी क्या है, राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है वो प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के अनुपात में है। जिस राज्य की जनसंख्या जितनी अधिक है उस राज्य को राज्यसभा में अधिक सीटें प्राप्त हैं, ठीक। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि सभी राज्य, जितने भी राज्य हैं उनको समान सीटें, यानी कि 20-20, 25-25 या 50-50। जैसे यूपी की जनसंख्या सबसे अधिक है तो राज्यसभा में उसकी सीट सबसे अधिक है। पूर्वोत्तर के कई राज्यों की जनसंख्या बहुत कम है तो बहुत कम सीटें हैं, किसी किसी को है भी नहीं, तो सभी राज्यों को समान सीटें दी जाए, ये बात कर रहा है। फिर वित्त आयोग को ये बात कर रहे हैं कि एक स्थायी विभाग बना दिया जाए। वित्त आयोग का गठन हर 5 वर्ष में होता है, तो 5 वर्ष में ये स्थायी विभाग बन जाएंगे, ठीक। फिर अगला देखिए,
स्वास्थ्य, शिक्षा, अभियांत्रिकी व न्यायपालिका के क्षेत्र में नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाए। यानी पुंछी जो है, पुंछी आयोग भी अखिल भारतीय सेवाओं को सही मान रहे हैं केंद्र राज्य संबंधों की उन्नति के लिए या केंद्र राज्य संबंधों के विकास के लिए। और इन्होंने तो कुछ नई अखिल भारतीय सेवाओं की भी सिफारिश की है। तो ये था आपका टॉपिक केंद्र राज्य संबंध।